Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 6th lesson of the book Footprints Without Feet of Standard 10th. And the name of the lesson is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जिन्होंने ये चैप्टर लिखा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इनका बर्थ हुआ था 1925 में वॉरेन पेनिसिल्वेनिया में और इनकी डेथ हुई लंग कैंसर की वजह से 11 फरवरी 2006 में। काफी फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर और एडिटर थे ये फेमस थे बेसिकली क्योंकि इन्होंने ये एसोसिएटेड थे न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम के साथ जब तक वो खुद ही बंद नहीं हो गया 1966 में। लेटर ये फ्रीलांस ऑथर बने जहां इन्होंने मैगजीन आर्टिकल्स और बुक्स लिखे और बेसिकली मेनली ये जो बुक्स और आर्टिकल्स थे वो स्पोर्ट्स या स्काउटिंग पे लिखा करते थे। ये ऑथर थे एक बहुत ही फेमस वर्क के द बॉल वाज वाइट जो 1970 में लिखी थी इन्होंने। इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी प्रेज किया था क्योंकि इन्होंने इस बुक में एक फॉरगॉटन एरा को रिवाइव किया था, ठीक है, उसे न्यू बर्थ दिया था। वो कौन सा एरा था? नीग्रो लीग बेसबॉल। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। लेसन इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ये जो रिचर्ड एब्राइट हैं, रिचर्ड एब्राइट कौन है? इस लेसन के प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट ने रिसीव किया सर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। ये इनका क्यूरियोसिटी थी और इंक्लाइनेशन था बटरफ्लाइज की तरफ, जिसकी वजह से ये जो साइंस की दुनिया है उसके दरवाजे इनके लिए खुले थे। ये शुरुआत में बताया इंट्रोडक्शन में लेसन के। नाउ ये जो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं इसमें हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम्हें इसमें मिलेंगे, ठीक है। दो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं इनके लिए मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन रेफर टू दैट, ओके। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. अभी ये 22 की एज का था। कौन था ये? एक पुराना स्काउट ऑफ द ईयर था। स्काउट ऑफ द ईयर मींस मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन फॉर्मर था, मतलब एक्स था, ठीक है, निकल चुका था यहाँ से। उसने पूरे के पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को थ्रिल कर दिया अपनी न्यू थियोरी से, जिसमें उसने बताया था कि सेल्स किस तरह से काम करते हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard H. Ebright और इसका एक रूममेट था। इन लोगों ने ये जो थियरी थी ये एक्सप्लेन की थी एक आर्टिकल में, और किस मैगजीन के आर्टिकल में इन्होंने ये थियरी एक्सप्लेन की थी? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। It was the first time that this important scientific journal had ever published the work of college students. और पहली बार ये जो इतना नामी गिरामी साइंटिफिक जर्नल था, इसने पहली बार ऐसा किया था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश किया था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब ये कह रहा है कि अगर मैं स्पोर्ट्स से, यहाँ से मैंने यूज किया है, कह रहा है कि अगर मैं स्पोर्ट्स से इसे कंपेयर करूं, यानी कि इनका जो ये सेल थियरी का एक्सप्लेनेशन इस जर्नल में आया था ये एग्जैक्टली उस तरह था जैसे कि 15 की एज में कोई बहुत बड़े बड़े लीग बेसबॉल के खेलता हो। बेसबॉल बेटा एक गेम होता है जहां जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ना सर्कल में ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से यहाँ एक बंदा वो बेस लिए हुए होता है, बेस कैसा? ऑलमोस्ट बैट जैसा होता है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और यहाँ से बॉलिंग होती है, फिर ये हिट करेगा। अगर ये पूरा सर्कल करके वापस आ जाए तो इसे कहते हैं होम रन, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक हिट में यहाँ पहुंचता है बंदा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचता है, बट ये पूरा होम रन लेना मुश्किल होता है। तो वो बता रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि किसी ने 15 की एज में लीग्स खेले हों और होम रन लिया हो पहले ही गेम में, ठीक है, पहली ही बार जब बैटिंग कर रहे हैं। तो यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो लॉन्ग लाइन ऑफ अचीवमेंट्स था, मतलब बाद में उसे बहुत सारे अचीवमेंट्स उसे मिले, और इस लंबी लाइन के अचीवमेंट्स में ये पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ किससे? बटरफ्लाइज से। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. तो ये एक
ये अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा था, ठीक है। और इसका जो ब्रिंग अप हुआ वो किस जगह हुआ? रीडिंग जगह का नाम है। कहाँ था वो रीडिंग? पेंसिल्वेनिया में। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। एक अकेला बंदा बेसबॉल या फुटबॉल तो खेल नहीं सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। तो कह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मेरे पास एक ही चीज बाकी बचती थी कि मैं चीजें कलेक्ट कर सकता था। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, और ऐसा ही उसने किया और हमेशा ऐसा ही किया। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. किंडरगार्टन से इसने स्टार्ट किया, यानी केजी क्लास से स्टार्ट किया, और इसने बटरफ्लाइज उसी डिटर्मिनेशन से स्टार्ट की जितनी डिटर्मिनेशन से ये बाकी के सारे काम किया करता था। He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो उसने रॉक्स भी कलेक्ट किए, फॉसिल्स भी कलेक्ट किए। फॉसिल्स पता है, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जो होते हैं, जो डेड बॉडीज के रिमेन्स बचते हैं पुराने, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। और इसने फॉसिल्स कलेक्ट किए, रॉक्स कलेक्ट किए, कॉइन्स भी कलेक्ट करता था, और वो एक क्यूरियस एस्ट्रोनॉमर भी बना। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? वन हु स्टडीज सन, मून एक्सेट्रा, ठीक है। ये पूरी रात स्टार गेज किया करता था और इसी वजह से ये एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्टेड था। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन था और क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, इंक्विजिटिवनेस बहुत ज्यादा थी। क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस था ये चीजों को जानने के लिए। नो, और साथ में इसका माइंड भी बहुत ब्राइट था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. अब मदर जो थी वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी इसके लिए लर्निंग के मामले में। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वो उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसके बाद उसने उसे टेलीस्कोप्स दिलाया। बताया ना कि वो पूरी रात स्टार गेज किया करता था, तो वो एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्टेड था। ये देखो यहाँ टेलीस्कोप, ये माइक्रोस्कोप अगर ना पता हो तो, ठीक है। तो ये सन मून वगैरह देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप तुम लोग जानते हो, स्कूल में लेबोरेटरीज वगैरह में देखा होगा, है ना, कुछ बहुत ही माइन्यूट सेल्स वगैरह देखने के काम आता है ना। बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट मदर इतनी सपोर्टिव थी कि उन्होंने ये सब खरीद के दिया उसे। कैमरास भी खरीद के दिए। माउंटिंग मटेरियल होता है, जैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर कुछ स्लाइड में रखते हैं ना, तो उसमें उसे कुछ माउंटिंग मटेरियल में रखते हैं, तो वो सब उसने खरीद के दिया था। यानी कि वो जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में इंटरेस्टेड था ना, तो ये उसे सपोर्ट कर रही थी, चीजें खरीद के दे रही थी, ठीक है। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. मदर बोल रही है जब तक ये स्कूल नहीं गया तब तक ये अकेली इसकी फ्रेंड थी, कंपेनियन थी। जब ये स्कूल जाने लगा तब इसने इसके फ्रेंड्स को घर पे बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कह रही है रात के टाइम ये लोग इकट्ठे रहते थे। और वो बोल रही है कि रिची ही इनकी पूरी लाइफ था, क्योंकि जब रिची थर्ड स्टैंडर्ड में था तो उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. राइटर बोल रहे हैं कि शाम को ये मदर और सन डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के बताया करते थे हर शाम। और उसकी माँ बताती है कि अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था ना, तो ये उसके लिए काम ढूंढती थी। और वो कह रही है फिजिकल काम नहीं ढूंढती थी वो, बट लर्निंग थिंग्स का। क्यों? क्योंकि वो पसंद करता था, उसे वो लर्न करने में इंटरेस्टेड था। तो देखो कि मदर को इतना पता है कि इस बच्चे का इंक्लाइनेशन किधर है, इसका इंटरेस्ट किन चीजों में है। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और लर्निंग उसने की और इसके जो क्लास में अच्छा रैंक आया करता था हमेशा। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। लेकिन बोल रही है कि जो रोजमर्रा के काम हुआ करते थे उनमें वो बाकी बच्चों की तरह ही था। जैसे घर के काम में जैसे भी बाकी बच्चे बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही उसका भी बिहेवियर था। बट हाँ, लर्निंग में वो फार एक्सीड करता था बाकी बच्चों से। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. अब उसे बटरफ्लाइज इकट्ठे करने का शौक था, तो जब तक वो सेकेंड स्टैंडर्ड में आया, सेकेंड ग्रेड में आया, तब तक उसने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई जो उसके होम टाउन के आसपास मिलती थी वो कलेक्ट कर ली थी। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, उन 25 जो बटरफ्लाइज की स्पीसीज थी उनका नाम दिया हुआ है। That probably would have been the end of my butterfly collecting.
He said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. वो कह रहा है कि शायद यहाँ जो मेरा था, ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का काम था वो खत्म हो जाता। क्यों? एक तो मोनोटोनस होता जा रहा था और इंटर्न कुछ मिल नहीं पा रहा था उसे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो बोरिंग हो गया था तो शायद वो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन इसकी मम्मी ने एक बुक खरीद के दी इसे। क्या था उस बुक का नाम? चिल्ड्रंस बुक थी और उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. और वो बुक जिसमें ये बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज किस तरीके से सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट हुई थी, उस बुक ने इस बच्चे के, इस यंग कलेक्टर के लिए साइंस के डोर ओपन कर दिए थे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। इस बुक के एंड में क्या था कि रीडर्स को इनवाइट किया गया था बटरफ्लाई के माइग्रेशंस के बारे में पढ़ने के लिए। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. इन्हें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो कहा गया था कि बटरफ्लाइज को एक स्ट्रिंग से अटैच करके डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्हार्ट के पास भेजना था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर थे। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. एब्राइट की मदर ने ये डॉक्टर मींस इन्होंने इनिशिएटिव लिया और डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और जल्दी ही एब्राइट ने एडहेसिव टैग्स, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब बहुत हल्के चिपकने वाले, क्योंकि ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होते वो तो वो जो विंग्स थे वो टूट जाते, तो वो बहुत ही लाइट से एडहेसिव टैग्स लगाए मोनार्क्स के विंग्स पे। ठीक है, एंड एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और ऐसा था कि जिसे भी वो टैग्ड बटरफ्लाई मिलेगा उसे बोला गया था कि वो उस टैग्ड बटरफ्लाई को डॉक्टर अर्कहार्ट को सेंड कर देगा। ठीक है, The butterfly collecting season around breeding lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो रीडिंग में हुआ करता था वो लेट समर के लास्ट के 6 वीक्स हुआ करते थे, लेकिन अगर एक एक को करके उसे चेज किया जाए यानी फॉलो किया जाए यानी पीछा किया जाए बटरफ्लाइज का, तो बहुत सारी बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ सकते थे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इसके बाद जो ऑप्शन बचा, जो नेक्स्ट स्टेप बचा एब्राइट का, उसने क्या सोचा कि फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज वो खुद ही रेज करेगा। ठीक है, उन्हें खुद ही ब्रिंग अप करेगा। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa and to adult butterfly. तो उसने फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसके एग्स लिए और उन्हें बेसमेंट पे में उन्हें बड़ा करना शुरू किया। जैसे उनकी लाइफ साइकिल चलती थी, एग से कैटरपिलर से प्यूपा और फिर उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई। Then he would tag the butterflies wings and let them go. और उसके बाद वो टैग कर देता था बटरफ्लाइज के विंग्स को और उन्हें भेज देता था। बोला गया ना कि जिसे भी मिलेंगी टैग बटरफ्लाइज वो उन्हें डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज देंगे, तो वो ये काम करने लगा। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो उसका जो बेसमेंट था काफी सालों तक बहुत सारे thousands of monarchs का घर था वो। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, मींस कहीं एग थे, कहीं कैटरपिलर, कहीं प्यूपा, तो कहीं एडल्ट बटरफ्लाइज। ओके, Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there's not much feedback. अभी finally ये धीरे धीरे ना बटरफ्लाइज टैग करने में इसका इंटरेस्ट होने लगा। Tedious means too long, slow, dull. तो कह रहा बहुत ज्यादा tedious वर्क था, प्लस इससे रिटर्न फिर से कुछ नहीं मिल रहा था, फीडबैक मिल नहीं रहा था। In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. और एब्राइट हंस के बोल रहा है कि इतने सारे जो मैंने बटरफ्लाइज के विंग्स टैग किए थे, सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया गया था, दोबारा से पकड़ा गया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और कह रहा है जहां मैं रहता था ना वो 75 माइल्स दूर मिली थी जब रिकैप्चर किया गया। राइट, यहाँ जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस सेक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरीके से एक बुक इसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गई। टर्निंग पॉइंट बन गई कि तब जब ये वो जो इंक्लाइनेशन था बटरफ्लाइज की तरफ तब वो खोने वाला था, तभी से वो बुक इसकी मदर ने दी। कौन सी बुक थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और उस बुक की वजह से इसे फिर से वो बटरफ्लाइज कलेक्शन में इंटरेस्ट वापस आ गया, है ना। तो वो इस तरीके से टर्निंग पॉइंट हो गई इसकी लाइफ में। नेक्स्ट था क्वेश्चन कि उसकी मदर किस तरीके से उसके लिए हेल्पफुल रही। तो उसकी मदर हमेशा से सपोर्टिव थी। एक तो वो अकेले फ्रेंड थी उसकी,
So, and she was able to understand his interest. Then she bought him everything, whatever she could. She took him on trip. Then she bought telescopes, microscopes, mounting material, everything, whatever she could have done. And then at last she bought that book, Travels of Monarch 10th. So that was, and that became a turning point in his life. So the mother was very supportive. The link of the answers to all the questions of this book I have given in the description box. If you need, you can refer it. Now in the next section, we'll find the answers to these 3 questions. What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? Then what experiments and projects does he then undertake? And what are the qualities that go into the making of a scientist? So let's proceed to the next section. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. फिर उसके बाद 7th स्टैंडर्ड में उसे पता चला रियल साइंस का तब जब उसने एक रीजनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वहां वो हार गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. Ebright बोल रहे हैं कि सच्ची में बहुत ही अजीब सी, बहुत ही सैड सी फीलिंग थी कि वहां बैठे रहना और कुछ नहीं मिलना जबकि बाकी बहुत सब लोगों ने काफी कुछ जीता था. His entry was slides of frog tissue which he showed under a microscope. उसकी जो एंट्री थी साइंस फेयर में, उसने जो अपना प्रोजेक्ट दिया था वो क्या था? वो था फ्रॉग टिश्यू का, स्लाइड्स थी फ्रॉग टिश्यूज की जो इसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखानी थी. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. और अब उसने रियलाइज किया कि जो विनर्स थे ना, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स, वर्किंग मॉडल्स थे उनके, उन्होंने सिंपली एक डिस्प्ले नहीं दिखाया था जैसे ये फ्रॉग टिश्यू का डिस्प्ले दिखा रहा था. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी रिचर्ड एब्राइट की वो नजर आने लगी थी. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about the insect work I had been doing in the past several years. तो वो कह रहा है कि ये तो मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट शो करना पड़ेगा, ऐसा एब्राइट ने कहा. और उसने ये कहा कि जो सब्जेक्ट जिसमें मैं थॉरो था, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता था, वो क्या था? इंसेक्ट्स के बारे में था, जो मैं पिछले काफी सालों से जिन पे काम कर रहा था. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiment. तो इसने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा कि कुछ वो आइडियाज भेजें और उन्होंने बहुत सारे सजेशंस इसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेज दिए. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize project in county and international science fairs. और वो जो भी उसने सजेशन भेजे थे ना, वो पूरे हाई स्कूल ये उन्हीं में बिजी रहा और अल्टीमेटली इसी की वजह से उसने प्राइज प्रोजेक्ट्स बनाए, ना सिर्फ लोकल, ना सिर्फ रीजनल साइंस फेयर्स में, बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. ठीक है. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 8th grade के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस रीजन को जानना चाहा कि वो कौन सा रीजन है जिससे ऐसी वायरल डिजीज मोनार्क कैटरपिलर्स को हो जाती है कि एवरी फ्यू इयर्स के बाद वो सारे के सारे उनकी डेथ हो जाती है. तो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट वायरल डिजीज? सो ही वांटेड टू फाइंड दैट. नाउ एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. अब एब्राइट ने सोचा कि वो जो बीमारी है ना, वो शायद बीटल से आती होगी इनमें. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. अब उसने क्या किया? उसने कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू किया बीटल्स की प्रेजेंस में, क्योंकि वो जानना चाहता था, वो कंफर्म करना चाहता था कि वो जो वायरल डिजीज है उसका कॉज कहीं ये बीटल्स ही तो नहीं है. I didn't get any real result. लेकिन वो कह रहा है कि मुझे उससे कोई रिजल्ट मिला नहीं. He said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. तो वो कह रहा है कि दाव रिजल्ट तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन इसने कैरी ऑन किया और उसने यही प्रोजेक्ट जो उसने ट्राई किया था, उसने यही बताया अपने प्रोजेक्ट में और इस बार उसने प्राइज जीता. मींस बेसिकली उसने प्रोजेक्ट नहीं प्रेजेंट किया था, उसने ये बताया था कि उसकी तरफ से अटेम्प्ट्स क्या रहे, कोशिशें क्या रही, और उसी में उसने वो प्राइज जीत लिया था. The next year, his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs. Next year का जो science fair उसका project था, वो ये था कि उसे ये टेस्ट करना था, उसे ये theory टेस्ट करनी थी कि Viceroy butterflies monarchs को कॉपी करती हैं. The theory was that Viceroy looks like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become birds' dinner.
थियरी क्या थी कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज थी वो मोनार्क्स की तरह दिखती थी, क्योंकि मोनार्क्स जो है वो बर्ड्स को पसंद नहीं आती थी, खाने में टेस्टी नहीं लगती थी, जबकि वाइसरॉय बटरफ्लाईज ऑन द अदर हैंड बर्ड्स को बहुत पसंद आती थी। तो जितनी ज्यादा वो मोनार्क्स की तरह लगेंगी उतनी ही ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बर्ड्स के का डिनर बनने की कम हो जाएगी। ठीक है, तो थियरी ये थी। अब उसे ये टेस्ट करना था कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी करती हैं मोनार्क्स को या नहीं करती हैं। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था इनफैक्ट कि बर्ड्स मोनार्क्स को खाएंगी या नहीं खाएंगी। He found that a starling would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get. अब उसने क्या अपनी थियरी में देखा, तो उसने देखा कि जो स्टार्लिंग बर्ड है ना, ये ऑर्डिनरी बर्ड फूड खाती ही नहीं है, वो तो सारे मोनार्क्स खा लेती है। एब्राइट said later research by other people showed that viceroy probably do copy the monarch. अब इसने तो बताया कि स्टार्लिंग तो मोनार्क को खा जाती हैं, खा लेती हैं, लेकिन बाकी ये बता रहा है कि बाकी के रिसर्चर्स बाद में उन्होंने बताया कि वाइसरॉय हाँ मोनार्क को कॉपी करती हैं। This project was placed first in zoology division and third overall in the county science fair. और ये जो प्रोजेक्ट था वो zoology division में तो फर्स्ट था और जो ओवरऑल रीजनल ये साइंस फेयर था उसमें वो थर्ड पोजीशन पे था। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और इसकी वजह से उसने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर किया। और ये जो डिस्कवरी थी अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, ये ही वजह बनी कि ये किस तरीके से इसने ये न्यू थियरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स एक्सप्लेन किया था। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ये देखो, See, I'm just zooming the figure. ये देखो, यहाँ ये मोनार्क प्यूपा है और इस पे जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं, इसकी ये वजह जानना चाह रहा था। ठीक है, कि क्या वजह थी कि इस प्यूपा पे ये 12 गोल्डन स्पॉट्स थे। Everyone assumed the spots were just ornamental. Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. एक्चुअली सब लोगों के दिमाग में ये था कि जस्ट प्यूपा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये ऑर्नामेंटल थे, डेकोरेटिव थे, ये जो डॉट्स थे या ये जो स्पॉट्स थे। लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट इस बात पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए एब्राइट और एक और अच्छा एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था, उन लोगों ने एक डिवाइस इन्हें बनाना था, जिस डिवाइस ने इन्हें बताया, इन्हें शो किया कि ये जो स्पॉट्स है ना, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बहुत जरूरी है इस बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इन्हें उस डिवाइस ने बताया कि ये डेकोरेटिव नहीं है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज मस्ट फॉर दिस बटरफ्लाईज डेवलपमेंट। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. अब ये जो प्रोजेक्ट था, इसकी वजह से एब्राइट को फर्स्ट प्लेस मिला रीजनल फेयर में और इसे एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। There he won third place for zoology और वहां इसे जो इंटरनेशनल फेयर में इसने पार्टिसिपेट किया, वहां इसे थर्ड प्राइज मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. Entomology होता है the study of insects. तो अब उसे ये जो प्राइज मिला था, उसके साथ साथ उसे एक चांस मिला वर्क करने के लिए समर वेकेशन में। एक एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. और हाई स्कूल जूनियर की तरह रिचर्ड एब्राइट ने अपना जो ये एडवांस एक्सपेरिमेंट्स थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये कंटिन्यू किए। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. अब उस साल भी इसके प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्राइज जीता और क्योंकि इसे फर्स्ट प्राइज मिला था, तो फिर से इसे एक और चांस मिला उसी आर्मी लेबोरेटरी में काम करने के लिए ड्यूरिंग द समर। इन हिज सीनियर ईयर, ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब सीनियर ईयर में और वो एक स्टेप आगे गया। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed
द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। इसने क्या किया कि मोनार्क के जो विंग थे उसके सेल्स इसने ग्रो किए एक कल्चर में, और दिखाया कि ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे और डेवलप होंगे नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में ओनली उन्हें जो हार्मोन गोल्ड स्पॉट से मिल रहा था ना, अगर वो फीड किया जाए तो। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट था उसने फर्स्ट प्लेस जीता, मतलब वो फर्स्ट आ गया zoology में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन के बाद का जो समर था वो फर्दर रिसर्च के लिए आर्मी लेबोरेटरी और लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में स्पेंड किया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. फिर नेक्स्ट समर जो था वो फ्रेशमैन ईयर था उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। फ्रेशमैन ईयर मींस फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, मतलब पहला साल था वो उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो मींस उस समर में वो गया फिर से कहा, द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और फिर उसने उस जो हार्मोन था गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकल रहा था उस पर उसने और ज्यादा काम किया। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब उस लेबोरेटरी में उसे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काफी सोफिस्टिकेटेड मिल गए जो उसके पास नहीं थे, तो वहां से उसे हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर पता चला। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. और लगभग 1.5 साल बाद जब उसका जूनियर ईयर था तब एब्राइट को आइडिया आया उसकी जो सेल लाइफ के बारे में न्यू थ्योरी थी उसके बारे में। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. अब उसे केमिकल स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया था, तो वो एक्सरे करके देख रहा था, एक्सरे फोटोज देख रहा था उस केमिकल स्ट्रक्चर के, उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के, जब उसे ये आइडिया आया न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ। ठीक है, when he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. उसने जब फोटोज देखे ना तो एब्राइट बहुत ज्यादा चिल्लाया नहीं, उसने ये नहीं कहा यूरेका। यूरेका मीन्स होता है जब जीत जाते हैं ना, तो जब वो चिल्लाते हैं तब ये आवाज आती है यूरेका, मतलब मैं जीत गया, ओ मुझे मिल गया। लेकिन वो ऐसे चिल्लाया नहीं, ना ही उसने ये कहा कि आई हैव गॉट इट। लेकिन उसे इतना विश्वास था कि ये जो उसकी फाइंडिंग्स थी ना इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में, तो ये जो फोटोज थी उन्होंने एक बायोलॉजी पजल के बारे में इसे आंसर दे दिया था, जवाब दे दिया था। और क्या था वो क्वेश्चन? How the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA के बारे में जानते हो तुम लोग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये हेरिडिटी कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन ये था कि सेल किस तरीके से डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं। ठीक है, इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। बेसिकली उसे ये पता चला कि जो डीएनए है वो फॉर्म और फंक्शन सेल का डिटरमिन करता है, और इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये है एब्राइट। See, if you are curious to know, to see the photo of Ebright, he is Ebright. See, Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उसका जो college roommate था जिसका नाम था जेम्स आर वंग, उन्होंने पूरी रात पिक्चर्स ड्रॉ किए और प्लास्टिक मॉडल्स उन मॉलिक्यूल्स के बनाए, ये बताने के लिए कि हाउ इट इज हैपनिंग। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, और लेटर उन्होंने बाद में दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा जिसने ये थियरी एक्सप्लेन की। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. कह रहे हैं कि जो उसे जानते थे उनमें से किसी के लिए भी ये सरप्राइजिंग नहीं था कि रिचर्ड एब्राइट ने जो ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड से काफी अच्छे मार्क्स के साथ किया, वो सेकंड थे अपनी क्लास में जहां स्टूडेंट्स थे 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory.
और एब्राइट आगे बढ़े, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए अपनी थियरी टेस्ट करने के लिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. अगर थियरी सही प्रूव होती तो ये एक बड़ा स्टेप होता लाइफ के प्रोसेसेस को समझने के लिए। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और ये जो थियरी थी ना, इसकी वजह से कुछ नए आइडियाज आ जाते कैंसर और बाकी के जो मेजर डिजीजेस थी, डेंजरस डिजीजेस थी, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. और ये सारा पॉसिबल सिर्फ इसलिए था कि जो एब्राइट थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे साइंस की तरफ। ठीक है, His high school research into the purpose of the spots on monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो उसकी जो हाई स्कूल रिसर्च थी जो monarch pupa के स्पॉट्स के पर्पस को ढूंढने के लिए, वो अल्टीमेटली उसे कहां तक ले आई थी, उसकी थियरी अबाउट सेल लाइफ तक। ठीक है, Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. और रिचर्ड एब्राइट साइंस में तब से इंटरेस्टेड थे जब से उन्होंने फर्स्ट टाइम बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। But not so deeply that he hasn't time for other interest. अब इतना भी डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये बाकी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canonist and all other outdoors person. Ebright ना सिर्फ एक क्यूरियस साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक चैंपियन डिबेटर थे, डिबेट बहुत अच्छा करते थे, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे थे, कैनोइस्ट जो नाव चलाते हैं ना, बहुत अच्छा कैनोइस्ट थे ये, और प्लस ये अच्छे खासे आउटडोर पर्सन थे। ऐसे नहीं कि वो एक रूम में बंद रहते थे, नहीं, वो ओवरऑल मीन्स इनके जो इंटरेस्ट थे वो मल्टी डायमेंशनल थे। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. और बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, बेसिकली ये नेचर को कैप्चर किया करते थे और साइंटिफिक एग्जिबिशंस को कैप्चर किया करते थे। In high school, Richard Ebright was a straight A student. High school में Richard Ebright को A grade मिला था because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nation clubs. क्योंकि लर्निंग बहुत इजी थी इनके लिए, तो इन्होंने बहुत सारी जो एनर्जी थी, जो इनके अंदर एनर्जी थी, वो डिबेट में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में लगा दी थी। He also found someone to admire. और उनकी लाइफ में एक ऐसा बंदा भी था जिन्हें वो बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। वो कौन थे? रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। वो कौन थे? वो थे रिचर्ड ए वेरर और उसके सोशल स्टडीज टीचर, जो दोनों के दोनों क्लब्स के एडवाइजर थे। कौन से दोनों क्लब्स? एक तो डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। ठीक है, मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, he opened my mind to new ideas, Ebright said. और रिचर्ड बोल रहे हैं कि मिस्टर वेरर एकदम परफेक्ट बंदे थे उस टाइम मेरे लिए, उन्होंने मेरा दिमाग खोला न्यू आइडियाज एक्सेप्ट करने के लिए, उन्होंने मुझे न्यू आइडियाज बताए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। अब ये वाइस वर्सा था, तो मिस्टर वेरर भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे रिचर्ड को। वो बोल रहे थे कि मुझे ये पसंद आता था कि वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे रिचर्ड। व्हाट प्लीज मी was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. तो वो बोल रहे कि सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता था रिचर्ड के बारे में, वो ये था कि ये एक ऐसा बंदा था कि अगर इन्हें डिबेट करने के लिए कहा जाए तो वो डिबेट को रिसर्च करने के लिए 3-4 घंटे दे देते थे, जबकि उन्हें अपनी रिसर्च जो बटरफ्लाइज के लिए कर रहे थे और बाकी इंटरेस्ट में भी टाइम देना होता था। तो इन्हें जो भी काम दिया जाता था ये फुल डेडिकेशन के साथ वो काम किया करते थे, और इसी वजह से मिस्टर वीरर इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वीरर कंटिन्यूड। और रिचर्ड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे, मिस्टर वीरर बता रहे हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन गलत तरीके का कॉम्पिटिशन नहीं था इनका। He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. वो कह रहे हैं कि रिचर्ड जो था वो जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था सिर्फ जीतने के लिए या प्राइज पाने के लिए। Rather, वो जीतते थे क्योंकि वो अपने जॉब में बेस्ट देते थे। For the right reasons, he wants to be the best. और बहुत ही सही रीजंस के लिए वो बेस्ट बनना चाहते थे, यानी वो अपने पूरे फुल एफर्ट्स देते थे, राइट? And that is one of the ingredients in making of a scientist. अगर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लिए एक रेसिपी हो तो ये एक इंग्रेडिएंट होगा, क्या? To do one's best. ठीक है, to give one's best. Start with a first-rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reasons.
अब ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं कि स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड, मतलब एक तो फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड कर दो, और इस सब को मिक्स करना है विल यानी विलिंगनेस, जीतने की चाहत, फॉर द राइट रीजन, सही रीजंस के लिए। इन सारों को मिला के एक साइंटिस्ट बनता है। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और एब्राइट में ये सारी क्वालिटीज थी। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. उस वक्त से, जब से उस बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क X ने इसके लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोले थे, उसके बाद से रिचर्ड एब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी वो कभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, इस लेसन का जो थीम है, इस पेटरसन की लिखी हुई बायोग्राफी से पता चलता है, ये एग्जाम्पल बता रहा है कि कैसे क्यूरियोसिटी, पेरेंटल सपोर्ट और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स और परसिवरेंस प्रोफाउंड साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए रास्ता बनाते हैं। तो ये इस लेसन का थीम था। And that is how we have come to the end of the lesson. And as I have already told you, that link of the answers to all the questions I have given in the description box, so you can refer to that. And as usual, I will request कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो please write it down in the comment. और अगर explanation बहुत अच्छा लगा and you are able to understand the lesson well, please write that as well in the comment box to encourage me. So please like, subscribe and share so that other students can also get benefited with this explanation. Thank you. Grateful.